नमस्कार। विशाला वामपंथ के इस तीसरे एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे अमेरिका के वामपंथ की। ज़्यादातर लोग सोचते हैं अमेरिका दक्षिणपंथी है, रूस वामपंथी है, अमेरिका में वामपंथ कहाँ से आ गया। एक मित्र को मैंने कहा, मुझे अरविंद केजरीवाल को समझने में कोई समस्या नहीं है। मुझे पता है वह वामपंथी है, मुझे उसकी सोच पता है, मुझे उसकी चिंताएं मालूम हैं। उसकी एक ही चिंता है कि अगर कांग्रेस भ्रष्टाचार करेगी तो भाजपा आ जाएगी। उसे भाजपा के आने से समस्या है, उसे कांग्रेस के भ्रष्टाचार से समस्या नहीं है। तो उन्होंने कहा, अजीब बात है, कल तुम कह रहे थे अरविंद केजरीवाल अमेरिका का एजेंट है, आज कहते हो वह वामपंथी है, ऐसा कैसे हुआ। ज़्यादातर लोग सोचते हैं रूस दक्षिणपंथी, अमेरिका वामपंथी। जैसे हम लोग बात करते हैं बॉलीवुड सिनेमा की, एक हीरो होता है, एक विलन होता है। हमें चीज़ों को ब्लैक एंड वाइट में देखने की आदत है, लेकिन दुनिया इतनी ब्लैक एंड वाइट है नहीं। अगर आप यह सोचें अमेरिका वामपंथ से लड़ा तो क्यों लड़ा। अगर वामपंथ अमेरिका की समस्या नहीं होती तो अमेरिका को वामपंथ से लड़ने की क्या ज़रूरत थी। सच्चाई तो यह है कि वामपंथ पश्चिमी यूरोप और अमेरिका की भी समस्या थी, और अमेरिकी तंत्र के अंदर वामपंथ की जो घुसपैठ थी अमेरिकी प्रशासन तंत्र में, अमेरिकी मीडिया में, उससे अमेरिका अपने समय में जूझ रहा था। और अमेरिका की इस लड़ाई को अगर कोई एक व्यक्ति सबसे अच्छी तरह व्यक्त करता है, रिप्रेजेंट करता है, तो वह है अमेरिकी सीनेटर जोसेफ मैककार्थी। जोसेफ मैककार्थी ने 1950 के दशक में वामपंथ के विरुद्ध बहुत तीखी लड़ाई लड़ी थी और उसकी कीमत भी चुकाई। उन्होंने दावा किया कि कम्युनिस्ट अमेरिकी तंत्र के अंदर भीतर तक घुस चुके हैं। वे मीडिया में, जुडिशियरी में ही नहीं, अमेरिकी प्रशासन में, सेना में, CIA तक में हैं। इस बात की बहुत तीखी प्रतिक्रिया हुई और सभी सांप बिच्छू बिलों से निकले और मैककार्थी पर टूट पड़े। और भारत में आज जो हम असहिष्णुता का हंगामा सुनते हैं, लगभग ऐसा ही, इससे ज़्यादा। वहाँ पर भगदड़ मच गई और मैककार्थी के ऊपर आक्रमण होने लगे। उसे झूठा और शक्की करार दिया गया, उसकी क्रेडिबिलिटी को नष्ट करने का प्रयास किया गया। उसके इन कदमों को होलोकॉस्ट ऑफ डेमोक्रेसी कहा गया। लेकिन मैककार्थी दृढ़ निश्चयी था। उसने आलोचना की जरा भी परवाह किए बिना अमेरिका में कम्युनिस्टों के ऊपर दबाव बढ़ाना शुरू किया। हजारों लोगों को जेल भेजा गया, उन पर मुकदमे चले, उनके ऊपर आरोप सिद्ध हुए। बहुत सारे सेंसिटिव जगहों पर बैठे हुए कम्युनिस्ट पकड़े गए और कोई भी अछूता नहीं रहा। आपको आश्चर्य होगा कि कालांतर में राष्ट्रपति बने रोनाल्ड रीगन एक समय में मैककार्थी के रडार पर थे। जब वे अमेरिकन एक्टर्स गिल्ड के प्रमुख थे तब उन्हें भी बुलाकर पूछताछ की गई थी। पर रीगन अपने लिबरल रुझान के बावजूद देशद्रोही नहीं थे। उन्होंने इस विषय पर सरकार के साथ कोऑपरेट करने का फैसला किया और सरकार की काफ़ी मदद की और उनकी अपनी दृष्टि भी बदली। और जब बाद में रीगन राजनीति में आए तो इस अनुभव ने उनकी दृष्टि को दिशा देने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया और अमेरिका को कम्युनिज्म के विरुद्ध एक प्रतिबद्ध राजनायक दिया। पर मैककार्थी की राह आसान नहीं थी। उन्होंने मगरमच्छों के जबड़े में हाथ डाल दिया था और अपने बड़े प्रभावी शत्रु बना लिए थे। मैककार्थी खुद अमेरिकी सेना में रहे थे। अमेरिका में सैन्य सेवा अनिवार्य थी और मैककार्थी मेजर के पद तक गए थे। हालांकि वे जुडिशियल सर्विसेज में थे और उन्हें सैन्य सेवा से छूट मिली हुई थी, लेकिन उन्होंने खुद वॉलंटियर किया और द्वितीय विश्व युद्ध लड़ा था। इसलिए जब मैककार्थी ने यह दावा किया कि CIA और सेना तक में कम्युनिस्ट भरे हुए हैं, तो यह बात सेना के अधिकारियों को पची नहीं और अंत में यही बात मैककार्थी के लिए बहुत महंगी पड़ गई। उस समय मैककार्थी के एक युवा सहयोगी थे, डेविड शाइन। डेविड शाइन मैककार्थी के मित्र कैसे बने, कहानी रोचक है। वे एक होटलों की चेन के मालिक थे और वैचारिक रूप से
वे वामपंथ के विरोधी थे। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, डेफिनेशन ऑफ कम्युनिज्म, और अपने होटल के हर कमरे में उनकी किताब की एक प्रति रहती थी। ऐसे ही एक समय में यह पुस्तिका या बुकलेट मैकार्थी की दृष्टि में आई और मैकार्थी ने उस व्यक्ति की प्रतिभा को पहचाना और उन्हें सपोर्ट और प्रमोट करना शुरू किया। लेकिन जब सैनिक सेवा का समय आया तो डेविड शाइन, प्राइवेट डेविड शाइन, अमेरिकी सेना के सबसे सिपाही के स्तर के पद प्राइवेट के तौर पर चुने गए और प्राइवेट डेविड शाइन के रूप में वे सेना में गए। लेकिन वे मैकार्थी के करीबी गिने जाते थे और इस बात को लेकर सैन्य अधिकारियों ने डेविड शाइन की तरफ शक की नज़र से देखना शुरू किया और उन्हें दिक्कतें झेलनी पड़ी। उसी समय मैकार्थी ने डेविड शाइन के एक सिफारिश कर दी कि इस व्यक्ति की प्रतिभा का और इसकी बौद्धिक क्षमता का पूरा उपयोग हो, इसके लिए उन्हें ऑफिसर का पोस्ट दिया जाए और ऑफिसर के रूप में आर्मी में लिया जाए। इस बात को लेकर सेना के अधिकारियों ने पूरा बखेड़ा खड़ा कर दिया और मैकार्थी पर आरोप लगाया कि वे सेना के काम में दखल देना चाहते हैं। अब यह बात, मैकार्थी के दुश्मन तो बहुत सारे थे, तो यह बात बढ़ गई और वह कांग्रेशनल कमेटी की तक गई और पूरे देश के सामने मैकार्थी की पेशी हुई। यह पेशी हुई और यह मुकदमा 36 दिनों तक चला, यह सुनवाई हुई और उसको पूरे देश में टेलीविज़न पर लाइव दिखाया गया और एक खास तरह की छवि बनाई गई मैकार्थी की। और बहुत सारे लोग मैकार्थी पर दबाव बना रहे थे कि वे कम्युनिस्टों के प्रति अपना रवैया नरम कर लें तो उन्हें रियायत मिल जाए। लेकिन मैकार्थी ने 36 दिनों तक मीडिया के सामने और कांग्रेशनल कमेटी के सामने पूरी दृढ़ता से अपना पक्ष रखा। लेकिन व्यवस्था में बैठे मगरमच्छों ने मैकार्थी से पीछा छुड़ाने का मन बना लिया था। तो मैकार्थी के विरुद्ध कांग्रेस ने निंदा प्रस्ताव पास किया और इस बात से मैकार्थी कभी जिंदगी में उबर नहीं पाए। इससे जो नेगेटिव पब्लिसिटी मिली, इसने उनके राजनीतिक कैरियर को बहुत बुरी तरह प्रभावित किया। हालांकि कम्युनिज्म के प्रति उनके तेवर धीमे नहीं हुए, लेकिन इससे उनकी राजनीतिक प्रॉस्पेक्ट्स को, उनके एक समय में वे भावी प्रधान राष्ट्रपति के रूप में देखे जाते थे, इस प्रॉस्पेक्ट को गहरा धक्का लगा और मैकार्थी की पॉलिटिकल कैरियर को करीब करीब इस प्रकरण ने समाप्त कर दिया। 3 साल के भीतर, सिर्फ 48 वर्ष की आयु में, एक दिन घुटने की दर्द की शिकायत से मेरीलैंड के सैनिक अस्पताल में मैकार्थी भर्ती हुए और कुछ ही दिनों के भीतर उनकी स्थिति बड़े रहस्यमय तरीके से बिगड़ी और उनकी मृत्यु हो गई। हालांकि मीडिया ने इसका दोष अल्कोहल को दिया, पर मैकार्थी उस समय तक बिल्कुल स्वस्थ थे और उनके स्वास्थ्य को लेकर ऐसी कोई जानकारी नहीं थी और उनकी मृत्यु को लेकर अनेक कॉन्स्पिरेसी सिद्धांत भी दिए गए हैं कि जिसमें इसे एक सुनियोजित हत्या भी बताया गया है। पर इसका तो पता नहीं, लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि मैकार्थी की राजनीतिक हत्या अवश्य हुई। केरल के एक वामपंथी मंत्री ने एक बार कम्युनिस्टों के बारे में कहा था, तारीफ करते हुए कहा था कि अपने शत्रु की हत्या करने का उनका तरीका बड़ा सटीक है। वे लाश को खुले में नहीं छोड़ते, जमीन के अंदर नमक के साथ गाड़ देते हैं और हड्डियां भी नहीं बचती, गल जाती हैं। यह काम वे फिजिकली करते हैं या नहीं, यह तो आप जब सिद्ध होगा तो होगा। लेकिन अमेरिकन वामपंथियों ने मैकार्थी के साथ और मैकार्थी की राजनीतिक लीजेसी के साथ कुछ ऐसा ही किया, उसे जमीन के नीचे डालकर दफना दिया। आज भी अमेरिकी राजनीतिक संदर्भ में मैकार्थिज्म एक नेगेटिव शब्द है, एक बुरा शब्द है और यह बेवजह शक और झूठ का पर्यायवाची गिना जाता है। लेकिन यह भी सही है कि मैकार्थी के बिना अमेरिका वामपंथ की जिस गहरी गली में गया होता, अमेरिकी इतिहास को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। इस एपिसोड को सुनने के लिए धन्यवाद और अगले एपिसोड में हम लोग बात करेंगे एक दूसरे अमेरिकी वामपंथी की। जी हाँ, अमेरिकी वामपंथी और बहुत ही प्रसिद्ध वामपंथी राष्ट्रपति केनेडी की। फिर से मिलते हैं। धन्यवाद।